जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि सेकंड डिग्री पैराबोला लाइन क्या होती है और उसको हम कैसे फिट करते हैं और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। अगर आपसे मैं कहूँ कि जो भी हमारे पास डाटा होता है उसको हमारी कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो जैसे अगर आप ये फर्स्ट फिगर देखें तो इसमें ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये आप जानते हैं कि इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं। और अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसको हम लिखते हैं y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसे हम कह रहे हैं y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और इसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई और इसकी कैसे फिटिंग करनी है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि रिग्रेशन में हम इसको फिट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो इस तरह की ना बने, यानी स्ट्रेट लाइन ना बन रही हो। डाटा अगर हम ड्रॉ करें स्कैटर प्लॉट पे तो उसकी कुछ शेप इस तरह की बन रही हो कि स्टार्ट में यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज़ कम होते 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 यहाँ सेंटर में आई और ये उसका मिनिमम वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ से फिर ये एक्सीड करना शुरू कर दिया। तो ये तकरीबन आप कह लेंगे वी और यू शेप का मिक्सचर सा बन गया। अब अगर इसकी इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो उसको नोट कर लें। ये इक्वेशन इसकी बनती है y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ पे एक नया वेरिएबल ऐड हो रहा है, उसको मैं लिख रहा हूँ सी एक्स स्क्वेयर। तो इसमें आपको पता है ये जो ए बी और सी ये कांस्टेंट होते हैं और ये जो एक्स है ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल और यहाँ पे ये उस वेरिएबल की स्क्वेयर्ड फॉर्म है। अब ये जो इक्वेशन बन गई इसको हम कहते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन, और इसका दूसरा जो नाम है, एक और नाम है, उसको पैराबोला भी कहते हैं। सो दिस इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन एज वेल एज इट इज कॉल्ड एज पैराबोला। नेक्स्ट अब हम एक और केस देख लेते हैं। इसमें देखें ये जो डाटा की कोई शेप बन रही है ये एस से मिलती जुलती है, रिवर्स एस कह लें या एस की शेप कि पहले एक पीक पे गई, फिर लो पे, फिर रिटर्न की तरफ। तो ये एक साइकिल सा बन रहा है। अब अगर इसी पैटर्न को मैं फॉलो करूं और इसकी इक्वेशन लिखूं, ये इक्वेशंस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ए इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर और एक फैक्टर और डी एक्स क्यूब। तो इसको हम कहेंगे थर्ड डिग्री इक्वेशन, थर्ड डिग्री इक्वेशन। और ये थर्ड इसलिए कि इसमें जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की बन रही है वो ये 3 है, तो इसलिए इसको हम थर्ड डिग्री कह रहे हैं। यहाँ पे ये सेकंड थी तो इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर, और यहाँ पर देखें ये 1 है तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे हो गया फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, नेक्स्ट इज द सेकेंड डिग्री और सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, एंड थर्ड इज थर्ड डिग्री थर्ड इक्वेशन। ये जो सेकेंड डिग्री है इसको हम पैराबोला भी कहते हैं, और ये जो फर्स्ट वाली है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की फिटिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम ये जो सेकेंड डिग्री पैराबोला इसके बारे में कुछ फर्दर एक्सप्लोर कर। नॉर्मल इक्वेशंस आपको पता है, नॉर्मल इक्वेशंस क्या आती हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स को अगर हम इक्वेट कर दें ज़ीरो पे और इस तरह करें कि सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर जो है वो मिनिमम हो जाए, तो उससे जो इक्वेशंस हासिल होती हैं उनको नॉर्मल इक्वेशन कहते हैं। या सिंपल वे में आप ये याद रखें, ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम इक्वेशंस के जो अननोन कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे ए बी सी, ये अननोन कोफिशिएंट्स हैं, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को डाटा की मदद से एनालिटिकली इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मल इक्वेशंस ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट
ऑर्डर डिग्री के लिए भी की हैं। तो अब हम बनाते हैं कि अगर हमारे पास डाटा सेकंड ऑर्डर डिग्री का हो तो उसमें नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनती हैं। अगर यहाँ पर आए तो ये इक्वेशन आपके पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फर्स्ट ऑर्डर, और ये जो दूसरी है ये हमारे पास सेकंड डिग्री ऑर्डर। तो सेकंड डिग्री ऑर्डर को देखने से पहले ज़रा रिकॉल करते हैं कि इसकी इक्वेशंस हमने कैसे, नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनाई थी। तो सिंपल याद रखें कि यहाँ पर ये देखें ये वेरिएबल x है, और अगर मैं आपको इसके साथ कहूँ कि क्या इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच है तो देखने में तो नहीं लग रहा, लेकिन टेक्निकली अगर हम लगाना चाहें तो हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं x और x की पावर 0। और आपको पता है कि x की पावर 0 क्या होती है, ये 1 की इक्वल होती है। कोई भी वेरिएबल उसकी पावर अगर 0 है दैट इज इक्वल टू 1। ये मैथ्स के बेसिक रूल में से एक। तो नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए अब आपने क्या करना है कि इसके साथ जितने भी फैक्टर्स हैं उनको इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें और बाद में सम ले लें। तो फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास, इसको मैं 1 और x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरी इक्वेशंस को, इस सारी इक्वेशन को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन वैसे की वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर समेशन अप्लाई कर दी। तो जब y पे समेशन अप्लाई हुआ तो ये सम ऑफ y बन गया। और ये आपको पता है कि यहाँ पे x कोई वेरिएबल नहीं था, तो अगर समेशन किसी ऐसे फैक्टर पे अप्लाई हो जो कि वेरिएबल ना हो तो वो n की सूरत में कांस्टेंट के साथ लग जाता है। तो यहाँ पर इसलिए जितनी भी उसकी ऑब्जर्वेशंस हों वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास n होंगी, तो ये कांस्टेंट, तो इसको सिंपल वे में हम लिख देते हैं n a। नेक्स्ट आ गया b हमारे पास कांस्टेंट था, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और समेशन जब हमने अप्लाई किया तो ये वेरिएबल x था, x के ऊपर ये अप्लाई हो गया। तो इसको मैं कहूँगा कि ये मेरी नॉर्मल इक्वेशन बन गई एक। अब इसमें एक और नॉर्मल इक्वेशन बननी है दूसरी, वो कैसे बनेगी। ये जो इधर फैक्टर था x, तो x को अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन के साथ, तो ये xy हो गया। और a के साथ x मल्टीप्लाई हुआ तो ax प्लस, और b के साथ जब bx के साथ x मल्टीप्लाई हुआ तो bx की स्क्वायर, तो x मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट अब इसका समेशन ले लेना, तो समेशन लिया, x और y दोनों वेरिएबल है तो समेशन ऐसे आ गया। इधर आप देखें कि समेशन कांस्टेंट a बाहर आ गया और जो सम है हमारे पास ये x पे अप्लाई हो गया प्लस b और समेशन x स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि फर्स्ट डिग्री ऑर्डर की इक्वेशन थी या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, उसके ये दो नॉर्मल इक्वेशंस हमने बना ली। वन इज दिस एंड द सेकेंड इक्वेशन इज। तो इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशंस हैं इसमें हमने कैसे मल्टीप्लाई करना। तो एक तो ये फैक्टर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर हमने इस इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमने x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1। तो अब आगे ये मैंने यहाँ पे लेके आया और इस पूरी इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये एज इट इज़ ही रहेगी, और इस पे समेशन अप्लाई किया। तो अब अप्लाई करते हैं, तो ये सम ऑफ y आ गया, प्लस क्या आएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे समेशन अप्लाई होगा तो n में कन्वर्ट हो जाता है, इट बिकम्स na प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ गया और सम ऑफ x, देन c कांस्टेंट सम एंड दिस इज x स्क्वायर। तो ये मेरे पास नॉर्मल इक्वेशन बन गई एक। अब ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। दूसरा हमने क्या मल्टीप्लाई करना है इसको x के साथ, तो ये इक्वेशन के साथ मैंने x लिखा। ये अब इक्वेशन अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा xy प्लस ax प्लस bx स्क्वायर प्लस cx क्यूब, और इस पे यहाँ पर मैंने समेशन अप्लाई किया। तो ये सम ऑफ एक्स वाई हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a सम ऑफ x प्लस b कांस्टेंट सम ऑफ x
स्क्वेयर प्लस सी सम ऑफ एक्स की पावर 3। और होपफुली अब ये लास्ट वाली इक्वेशन से आप इजीली इसको बना लेंगे। ये देखें, ये एक्स स्क्वेयर ये मल्टीप्लाई किया आपने पूरी इक्वेशंस के साथ, इक्वेशन आ गई। और अब इक्वेशन पे समेशन अप्लाई करेंगे तो ये सम ऑफ एक्स क्यूब वाई। जी अब आप मुझे खुद बताएं क्या बनेगा। ये ए सम ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस बी सम ऑफ एक्स क्यूब बन गया हुआ ये, प्लस सी सम ऑफ एक्स की पावर। तो ये मेरे पास अब 3 नॉर्मल इक्वेशंस आ गई। इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर्स है, 1, 2 और 3, तो 3 नॉर्मल इक्वेशंस बन गई। पिछले में हमारे पास 2 फैक्टर्स थे तो 2 नॉर्मल इक्वेशंस बन गए। तो ये अब आपको पता चल गया कि नॉर्मल इक्वेशंस हम इनकी कैसे बना सकते हैं। जी इसको अब अगर देखें जस्ट इसी पे फोकस करें कि नॉर्मल इक्वेशंस का पैटर्न जो मैंने बताया है, तो उसमें इस किस्म की कोई भी इक्वेशंस हो तो आप उसको बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मुझे बता सकते हैं कि हमने किस किस से मल्टीप्लाई करना है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 1 ले लिया, फिर हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हम x क्यूब के साथ, और फिर हम एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये सेम रहेगी, और साथ ही मैंने समेशन अप्लाई करनी है। पिछले में मैंने मल्टीप्लाई लेते किया था और समेशन बाद में अप्लाई किया था। इस टाइप में मैं दोनों प्रोसेस इकट्ठे करके फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो ये कांस्टेंट है, ये मेरे पास आ गया एन ए प्लस बी सम ऑफ एक्स प्लस सी सम ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी सम ऑफ एक्स की पावर क्यूब। ये तो मैंने कर लिया। नेक्स्ट अब पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर सम अप्लाई करना है। तो x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया समेशन एक्स वाई। नेक्स्ट मेरे पास आ गया a समेशन x प्लस b सम ऑफ एक्स स्क्वेयर आ जाएगा प्लस c सम ऑफ x की पावर 3 प्लस d x की पावर 4। तो ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया। थर्ड में मैंने एक्स स्क्वेयर से पूरी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और उस पर समेशन अप्लाई करना है। तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई, और इसका समेशन ले लिया, और आगे मेरे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस बी सम ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस सी सम ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस डी सम ऑफ एक्स की पावर 5। और यहाँ पर ये मैं स्किप कर गया हूँ समेशन, ये भी मैंने कर लिया। नेक्स्ट अब मेरे पास यार इसको अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस बी सम ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस सी सम ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस डी सम ऑफ एक्स की पावर 6। तो अगर आप 1-2 इसमें पॉइंट्स नोट करना चाहें, इसका पैटर्न तो देखें। x आएगा, एक्स स्क्वेयर आएगा, x की पावर 3 आ जाएगी। x से शुरू हो रहा है x2, x3, x4, x2 से शुरू हो रहा है तो x2, x3, x4, x5, x3 से शुरू हो रहा है तो x3, x4, x5, x6, और बाकी कांस्टेंट ऐसे ही। तो इसमें हमारे पास x की पावर में देखें तो ये इसके साथ भी अगर मैं x की पावर 0 लिख लूँ तो ये x कितने थे 1, 2, 3, 4, तो इसकी 4 नॉर्मल इक्वेशंस बन गई हैं। तो इसकी मदद से हम ये जो अननोन कांस्टेंट है ये कर सकते हैं। इसी के साथ इस पार्ट को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि डाटा की मदद से और इन नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से इन इक्वेशंस को कैसे फिट करना है। जी अब हम देखते हैं कि सेकंड डिग्री पैराबोला लाइन, इसकी जो फिटिंग है वो हमने कैसे करनी है एक एग्जांपल की मदद से। ये सपोज आपके पास एक डाटा है जिसमें वो कह रहा है कि सेकंड डिग्री पैराबोला जो लाइन है उसको आप फिट करें, और जो डाटा दिया हुआ है वो ये, इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये है, इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर, ये आपको पता है। इसके 3 जो हैं वो नॉर्मल इक्वेशंस हैं जिनको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसकी नॉर्मल इक्वेशन है, ये इसकी एक इक्वेशन बन गई, दूसरी सम ऑफ एक्स वाई और ये कंप्लीट इक्वेशन, और थर्ड ये है कि सम ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई और ये था।
इसमें जो नोट करने वाली बात है कि इसमें जो ए बी और सी हैं ये तो 3 अननोन है, इनको हमने फाइंड आउट करना है और उसके लिए जो हमने डाटा यूज़ करना है वो एक्स और वाई की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए हमें एक्चुअल में डाटा से क्या क्या कैलकुलेट करना है। ये देखें हमें चाहिए सम ऑफ वाई चाहिए, और इस इक्वेशन में अगर आगे आए तो हमें सम ऑफ एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और इधर हमें सम ऑफ एक्स स्क्वायर की भी ज़रूरत पड़ रही है। और ये एक्स और वाई है, इसका मतलब है हमें सम ऑफ एक्स वाई भी चाहिए, और सम ऑफ एक्स ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, सम ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी निकल चुका है, और सम ऑफ एक्स की पावर 3 ये हमें चाहिए, और एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई और इसका एंड पे सम, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, दिस भी हो गया, एंड एट द लास्ट सम ऑफ एक्स की पावर 4। जो मेन एक और चीज़ हमें चाहिए दैट इज़ एन। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तकरीबन 8 हमें कैलकुलेशंस चाहिए, जिनकी मदद से ये हम इनको फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, ये हमारे पास डाटा है। ये डाटा आप चाहें तो इसी तरह उठा के इसको एक्सेल की फाइल में डाल लें और वहाँ पे कैलकुलेशन कर लें, और चाहें तो आप मैनुअल कैलकुलेटर यूज़ करते हुए भी इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें देखें हमें चाहिए क्या, एक्स और वाई दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, और एक्स का मतलब ये है यहाँ पे एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया एक्स स्क्वायर और वाई, और ये एक्स की पावर 3 मैंने लिख दी, और ये एक्स की पावर 4, और ये अगर आप देखें तो ये वही रिक्वायर्ड कैलकुलेशन है। अब किया हमने क्या है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम आप निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई ये कॉलम यानी एक्स स्क्वायर, और इसको फिर वाई से मल्टीप्लाई करें हर वैल्यू को तो ये वैल्यू आ जाएगी, एक्स क्यूब निकल आया और एक्स की पावर 4। अब एंड पे आपने करना ये है कि इसके हमने टोटल चाहिए, तो टोटल अगर आप लें तो ये जो सम ऑफ एक्स यहाँ पर आ रहा है ये आ जाएगा आपके पास 10, इन वैल्यूज़ का 10, और इसका जो टोटल आ रहा है सम ऑफ वाई ये आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आना चाहिए 12.9, और एक्स वाई आएगा 37.1, एंड फॉर एक्स स्क्वायर वाई वी विल गेट 130.3, एंड एक्स क्यूब का टोटल हमारे पास आ रहा है 100, एंड एक्स 4 के लिए हमारे पास आ रहा है 354। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई है, ये आप एक्सेल में भी कर सकते हैं और मैनुअली भी इसको करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आपको पता है हमारी नॉर्मल इक्वेशंस हैं। अब वो जो डाटा हमारे पास था उनको हमने इन इक्वेशंस में फिट करना है। तो एक अगर इसको देखें तो ये मेरे पास सम ऑफ वाई की जगह अगर इसकी मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 12.9 इज़ इक्वल टू, और एन मेरे पास है यहाँ पर 5a प्लस, और सम ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है 10, साथ में b आ गया, प्लस सम ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास 30, और c जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़। तो ये मैं कहूँगा कि ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, और सेकंड मेरे पास आ गया 37.1 10a, और ये अगर आपको पता हो तो ये हम यहाँ से ले रहे हैं, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10a प्लस 30b एंड प्लस 100c, and this is my equation number 2, and the last equation here is 130.3, then it's 30a plus 100b plus 354। अब हमने इन नॉर्मल इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व इस तरह करना है कि हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो ये मेरे पास नॉर्मल इक्वेशंस आ गए हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि ए को एलिमिनेट कर लें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय
2 and subtract from क्वेश्चन नंबर 2 से। तो इसको ऐसे होंगे, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ। 37.1 10a प्लस 30b प्लस 100c, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। और करना मैंने क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसकी हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये बन रहा है यहाँ पे, इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 250.8 एंड दिस इज़ 10a प्लस 20b प्लस 60c। और क्योंकि इनको मैंने माइनस करना है तो एक मैं इसके साथ नीचे माइनस का साइन लिख देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैंने इसको माइनस करना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप माइनस करेंगे, दिस विल बिकम 11.3, और ये देखें सेम वैल्यू है, कट गई, और ये बन जाएगा आपके पास 10b प्लस 40c। और इसको मैं एक नई इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट मैं ये करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 by 3 and subtract it from इक्वेशन 3। ये मैंने इसलिए किया है कि कुछ वैल्यूज़ को मैं कट करना चाह रहा हूँ, यानी मैं इस तरह चाह रहा हूँ कि मेरे पास 2 इक्वेशन आने जिनमें ए ना हो। तो एक ऊपर तो हमने कर लिया और नीचे हम इससे करें, तो ये मेरे पास आ जाएगा 130.3 प्लस 30a प्लस 100b प्लस 354c। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी 111.330a प्लस 90b। और इनको मैं अगर माइनस करना चाहूँ तो सबको माइनस मैंने किया, तो ये देखें ये सेम है, 30 से कट जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इनको माइनस करें तो 19, एंड ये मेरे पास 0 वैल्यू आ गई, और यहाँ से मेरे पास आ गया 10b और प्लस 54c। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 करें। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब हम ए हमने एलिमिनेट कर लिया, अब इस इक्वेशन में हम बी को कोशिश करते हैं कि निकाल दें। तो इनको अगर आप सिंपल माइनस ही कर दें तो आप देखेंगे आपके पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको 19 ये माइनस के साथ आ जाएगा, ये माइनस के साथ, तो 19 बड़ा है तो ये आ जाएगा 7.7 आएगा डिफरेंस, और माइनस, ये माइनस का ख्याल रखना है आपने। और ये सेम फिगर होगी, इसको मैंने कट कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास आ गया -14c। तो इससे मैं c बड़ा इजीली निकाल सकता हूँ, -7.7 डिवाइडेड बाई -14, इट विल गिव मी 0.55। तो c की वैल्यू जी मेरे पास आ गई है c इज इक्वल टू 0.55, और इसको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर दिया, तो मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको मैं पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन, किसी में पुट कर दें, हम 4 में कर देते हैं, एंड दिस विल बी 11.3 प्लस 10b प्लस 40, और ये c की वैल्यू जो अभी मैंने निकाली है, दिस इज 0.5 एंड 5, और दिस विल बिकम 11.3, दिस 10b प्लस, और इसको आप 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू 22। तो अगर आप 22 को इधर ले आएँ और माइनस करें टिल 10.7 विल
10b and this means b is equal to -1 point। नेक्स्ट अब हमारे पास फाइंड आउट करना है हमने ए इज़ वेरी सिंपल क्योंकि बी और सी तो हमने निकाल लिया हुआ है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर, ये मेरे पास बाय द वे इक्वेशन नंबर बनी थी, तो ये मेरे पास आ गया 120.9 is equal to 5a plus 10 और b की वैल्यू याद है क्या निकली है? यस -1.07 plus 30 and what is the value of c? c was 0.55 and this will give you 12.9 plus 5a minus 10, 10.7 plus 16.5 further solve करें तो this is 5a, this implies a is equal to 1.42 and a भी निकला है। तो ये हमने साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व की तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। इसको मैं अब सम अप कर दूँ। एग्ज़ाम में या वैसे भी आप किया करें कि जब वैल्यूज़ निकल आएँ तो उनको एक दफ़ा अगर आप एक जगह इकट्ठा करके लिख दें तो आपको क्लैरिटी भी ज़्यादा हो जाएगी और मिस्टेक की भी चांस। ए बी सी हमने 3 कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिए और अगर इसको मैं इक्वेशन में पुट करूँ तो वाई भी क्या और इसको मैं हेड का नाम दे देता हूँ और ये मेरे पास आ जाएगा 1.42 प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो -1.07 इंटू एक्स, नहीं एक्स आप लिखना प्लस 0.55 और एक्स के बाद स्क्वायर और ये मेरे पास आ गया फाइनल फिटेड इक्वेशन। क्लियर जी? ये मेरे पास आ गया फाइनल साइमल्टेनियस, इसको हमने सॉल्व किया। तो जस्ट फॉर फन अगर आप ये देखना चाहें कि ये स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन पता है ना, स्ट्रेट लाइन में कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती है या ऐसे बन सकती है या इस तरह की बन जाएगी। तो ये क्योंकि सेकंड डिग्री पैराबोला है तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में या एक्सेल में डाल के इसकी पिक्चर लेना चाहें जो कि ये सामने मैंने लिया है तो इसकी शेप इस वाले डाटा से ये वाली शेप बन रही है। इट्स लाइक यू और वी का कोई कम्बिनेशन सा बन रहा है। स्टार्ट में हाई वैल्यू है, देन इट बिकम्स लो एंड देन इट अगेन गोस अप। ये आपको इसकी शेप का भी पता होना चाहिए। नहीं, इसको रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में क्या है कि आपके पास कोई ना कोई डाटा गिवन होगा और आपने इक्वेशन डिसाइड करनी है, फर्स्ट डिग्री है सेकंड डिग्री है कौन सी है। तो हमने यहाँ पे सेकंड डिग्री पैराबोला फिट करनी थी तो वो डिसाइडेड थी। जो भी इक्वेशन हो उसकी नॉर्मल इक्वेशंस बनती हैं। ये पैटर्न आपको पता है कि नॉर्मल इक्वेशन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल इक्वेशंस आ जाएँ तो वो हमें बता देती हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हमने कैलकुलेट करने। वो टेबल की मदद से कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, एक्सेल में डाल के वहाँ से भी कर सकते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। सॉल्विंग नॉर्मल इक्वेशन साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करें तो उसमें से एक कोफिशिएंट की वैल्यू फिर दूसरे की और फिर तीसरे की इस तरह निकाल के जितने भी अननोन कोफिशिएंट्स हैं वो निकाल लेते हैं। अननोन कोफिशिएंट्स आने के बाद उनको फाइनल इक्वेशन में फिट करें एंड दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। Fitting of the second degree parabola is completed. Thank you so much.